रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रशिया विजिट की और वहां पर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिले। इस बार की मीटिंग भारत और रशिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रही। अगर देखा जाए, कुछ टाइम से एक नैरेटिव चल रहा था कि इंडिया वेस्ट की तरफ शिफ्ट हो गया है और उसने अपना एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड रशिया को खो दिया है और रशिया और चाइना के रिलेशंस बहुत गहरे होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं RCP रशिया, चाइना, पाकिस्तान का एक ट्रायंगल बन रहा है जिससे इंडिया को दिक्कत होगी। आज हम इस वीडियो में ये सब चीज़ डिस्कस करते हैं और कि रशिया सिर्फ भारत का डिफेंस इक्विपमेंट सप्लायर और इकोनॉमिक पार्टनर नहीं है, बल्कि रशिया और भारत की रिलेशनशिप स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, ना कि ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। अगर भारत और रशिया के रिलेशंस को समझना चाहते हैं और उस रशिया की इंपॉर्टेंस देखना चाहते हैं कि भारत के लिए कितनी है, इससे पहले हम समझते हैं कि भारत और रशिया के एंशिएंट और मिडिवल टाइम्स में किस तरह के लिंक्स थे। अगर एंशिएंट पीरियड से देखें, जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशियन और साउदर्न रशिया से बिलोंग करते थे और रशियन मेथोडोलॉजी में एक इंद्रिक नाम का एनिमल का जिक्र किया हुआ है। अगर देखें, एक बुल की तरह साइबेरियन यूनिकॉर्न भी कहा जाता है। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखें, बुल के चिन्ह पाए गए हैं और जो रशिया और इंडिया में है वो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी बताई जाती है। और बुद्धिज्म भगवान बुद्ध के बाद जब पूरी दुनिया में फैला, वो सेंट्रल एशियन और साउदर्न रशिया में भी फैला और कुशान एम्पायर में तो रशिया और भारत के बीच ट्रेड हुआ सिल्क रूट के द्वारा। और वहीं मिडिवल टाइम से ही जो रशियन ट्रैवलर्स थे वो आते रहे और 17th सेंचुरी में रशिया के जार ने औरंगजेब को इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए एक मिशन भेजा गुजरात में, जिसको औरंगजेब ने रजामंदी दी। लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद लगभग मुगल एम्पायर खत्म सा हो गया, जिसके चलते ब्रिटिशर्स और पोर्टुगीज इन्होंने अपना भारत पे कब्जा जमाया और रशिया और भारत के व्यापार बिल्कुल ना के बराबर हो गया। अगर हम मॉडर्न टाइम्स में देखें, भारत की आज़ाद होने से पहले अप्रैल 1947 में एक ऑफिशियल डिप्लोमेटिक मिशन भारत और रशिया के बीच स्टेबलाइज्ड हुआ और फिर इंडिपेंडेंस के बाद उस टाइम पे USSR ने भारत को कश्मीर के डिस्प्यूट पे समर्थन किया और अपनी वीटो पावर का यूज़ किया। और 1953 में जोसेफ स्टालिन ने तो भारत के वाइस प्रेसिडेंट राधाकृष्णन और नेहरू को लेकर बोला, आप लोगों को हम अपने दुश्मन नहीं कंसिडर करते हैं और भारत रशिया से हेल्प की उम्मीद कर सकता है। और ये रिलेशनशिप 1955 में और स्ट्रेंथन हुई जब प्राइम मिनिस्टर नेहरू रशियन विजिट पर गए। उसके बाद सेम ईयर में वहाँ के फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी के निकिटा कोरोशेव भारत आए और इस दौरान उनकी विजिट पे जो स्टील प्लांट है भिलाई में और बोकारो में, वो उसके डायरेक्ट आउटकम्स थे। और उन्होंने अनाउंस किया कि USSR का स्टैंड कश्मीर को लेके और साथ के साथ जो गोवा में पोर्तुगीज का कंट्रोल है वो उसके खिलाफ हैं और भारत को पूरी तरह समर्थन देते हैं। जब सोवियत संघ की रिलेशनशिप भारत के साथ स्ट्रांग हो रही थी, चाइना को कहीं ना कहीं ये अच्छा नहीं लग रहा था और सोवियत संघ उस टाइम पे जो भारत और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट था उसमें न्यूट्रल रहा और 1962 के वॉर में उसने न्यूट्रल रहा और चाइना का सपोर्ट नहीं किया। जिस तरह से चाइना कम्युनिस्ट कंट्री था लेकिन रशिया उसके समर्थन में नहीं आया, जिसके चलते चाइना ने इसको स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन भी किया। USSR ने भारत को सिर्फ और सिर्फ ना ही इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट किया, भारत की जब इकोनॉमी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, जब ब्रिटिशर्स गए थे, उस टाइम पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की सपोर्ट रशिया ने भारत को की और इसके साथ साथ मिलिट्री असिस्टेंट भी प्रोवाइड करी। 1962 में MiG-21 की टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए और को प्रोडक्शन के लिए रशिया ने हाँ करी, लेकिन उसने इससे पहले चाइना को मना कर दिया था। इसको देख के चाइना भी हैरान हो गया। 1965 के इंडो पाक वार में रशिया एज ए मीडिएटर का काम किया और 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, उस टाइम पर अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट्स भेजे, जिसको चलते रशिया ने अपने एयरक्राफ्ट्स भेजे भारत के समर्थन में और इस युद्ध में भारत की जीत हुई और इसके साथ साथ पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए। लेकिन जब कोल्ड वार खत्म हुआ और USSR सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उस टाइम पर अमेरिका एक सिंगल सुपर पावर था। उस टाइम पर भारत के जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स थे उन्होंने सोचा कि कोल्ड वार के टाइम पर भारत ने रशिया पे ओवर डिपेंडेंसी करी, जिसके चलते वो रशिया पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है, चाहे वो डिफेंस में हो या फिर कहीं ना कहीं इकोनॉमी में। PV नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के
नेतृत्व में भारत ने इकोनॉमी लिबरलाइज करी और भारतीय सरकार ने अपने जो सोर्सेज हैं डिफेंस इक्विपमेंट के, वो उनको डाइवर्सिफाई करने और अदर कंट्रीज को देखना शुरू किया। वहीं रशिया यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में लग गया। जब व्लादिमीर पुतिन 2000 में सत्ता में आए तो उन्होंने एक बायलैटरल एनुअल समिट टॉक शुरू करा भारत के साथ। ये वही बायलैटरल एनुअल समिट है जिसको पीएम मोदी अटेंड कर रहे हैं। वो 20 साल पहले एज ए सीएम बन के अटेंड किया था। ये बायलैटरल टॉक्स भारत और रशिया के बीच एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है और इसमें भारत ने अपने कुछ पॉइंट्स, जो पहला पॉइंट था कश्मीर को लेके, इस पर रशिया ने पूरा सपोर्ट किया और जो कश्मीर में टेररिज्म बढ़ रहा है उसके खिलाफ भी रशिया ने हमेशा बोला। दूसरे नंबर पर भारत ने अपना पॉइंट रखा कि डिफेंस इक्विपमेंट में भारत एक्सप्लोर करेगा अदर कंट्रीज को और इसके साथ साथ जो रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट परचेज हो और टेक्नोलॉजी शेयर होगी उसको किसी दूसरी कंट्रीज को नहीं दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो पहले यूएसएसआर सोवियत संघ का हिस्सा थी, जहां पर रशिया का इनडायरेक्ट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, वहां पर भारत को एंट्री कराई इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेके। क्योंकि अगर देखा जाए सेंट्रल एशियंस रिसोर्सफुल कंट्रीज हैं जहां पर फिलहाल चाइना उनको यूज कर रहा है, जिसमें भारत इन्वेस्ट करके अपने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। अगर भारत और रशिया के रिलेशंस के करंट डायनामिक्स को देखें, रशिया भारत का हमेशा से मेजर डिफेंस सप्लायर रहा है और वहीं इंडिया वर्ल्ड का टॉप नंबर पर आर्म्स इंपोर्टर रहा है। अगर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो इंडिया अप्रोक्स 10% का आर्म्स इंपोर्ट करता है। अभी करंट के हिसाब से देखें जो रशिया 36%, फ्रांस 33%, यूएसए 13% से इंपोर्ट करता है। अगर हम कंपेयर करें रशिया से जो इंपोर्ट करता था पिछले एक दशक पहले, वो अप्रोक्स 64% था। भारत ने अपने डिफेंस इक्विपमेंट के सोर्सेज को डाइवर्सिफाई किया है। रशिया के अलावा और भी अदर कंट्रीज, फ्रांस, यूएसए, इजराइल, और इसके साथ साथ मेक इन इंडिया प्रोग्राम पे भी ध्यान दिया है, जिसमें कुछ चीजें वो को प्रोडक्शन के साथ इंडिया में ही बना रहा है। लेकिन फिर भी रशिया अब भी भारत का इंपॉर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट सप्लायर है। और जिस तरह से इंडिया और चाइना के बीच स्टैंड ऑफ चल रहा है कोविड के टाइम से, इंडिया चाहता है S-400 उनकी डिलीवरी इंश्योर करना चाहता है। इसके साथ साथ जो अदर्स इक्विपमेंट हैं, जो स्पेयर पार्ट्स हैं, उनमें भी दिक्कत ना हो। पर लेकिन वहीं रशिया जो यूक्रेन वॉर में लगा हुआ है उसको खुद के लिए ही हथियार चाहिए। और रशिया और इंडिया के अदर में जो मेजर प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट सुखोई 30 MK1 प्रोग्राम, वो कहीं ना कहीं पाइपलाइन में है। भारत और रशिया चाहते हैं इस पे काम करना। अगर हम एनर्जी सेक्टर में देखें, भारत रशिया पर मेजरली डिपेंडेंट नहीं था। वो गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरबिया, कुवैत, इराक कंट्रीज से इंपोर्ट करता था। लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद जब वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर सैंक्शन लगाए तो भारत ने रशिया का सपोर्ट करते हुए वहां से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना शुरू करा। और ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ भारत ने अपना नेशनल इंटरेस्ट ना देखा हुआ। जो वॉर स्टार्ट होने के बाद जो क्रूड ऑयल के प्राइस थे पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा बूम पे गए, लेकिन रशिया ने भारत को डिस्काउंटेड रेट पर दिया। इसके चलते भारत के जो किसान, जिसमें फर्टिलाइजर्स का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है, उनको सपोर्ट किया। अगर हम नंबर्स में देखें, जहां पर भारत लगभग 1 से 2% रशिया से इंपोर्ट करता था, वहीं Feb 22 के बाद से और अब तक 40% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने लगा है। और इसके चलते भारत सरकार को लगभग $3.6 बिलियन का फायदा हुआ है। और इसके साथ साथ इंडियन कंपनीज जो रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती हैं, इसको प्रोसेस करते यूरोपियन कंट्रीज को बेचती हैं, जिससे भारत और रशिया दोनों का प्रॉफिट हो रहा है। करंटली भारत और रशिया का जो बायलैटरल ट्रेड है लगभग $66 बिलियन का है। लेकिन इसमें चिंता की बात यह है कि इंडिया मेजरली इंपोर्ट करता है और बहुत ही कम, लगभग 3 to 4% रशिया को एक्सपोर्ट करता है। जो इस बार एनुअल समिट हुआ है, इसमें टारगेट रखा है कि 2030 तक ये बायलैटरल ट्रेड लगभग $100 मिलियन तक जाएगी। और इसके साथ साथ भारत जो रशिया का फार ईस्ट रीजन है वहां पर इन्वेस्टमेंट करेगा। इस इकोनॉमिक एक्टिविटी से इंडिया और रशिया के जो ट्रेड रिलेशंस हैं उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। अगर हम कनेक्टिविटी को देखें, इस बार चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है, इस पर भी काम करने का निर्णय लिया है। अभी भारत और रशिया के बीच जो कुछ इश्यूज हैं, जिसको चलते प्राइम मिनिस्टर मोदी, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी बात की थी। जो पहले नंबर पे इशू है यूक्रेन युद्ध, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रशियन प्रेसिडेंट को बोला है कि जो हथियारों को छोड़कर हमें बातों से अपनी समस्या का समाधान करना होगा और युद्ध को बंद करने के लिए अपील की है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कहना है कि जो सिविलियंस की जान जाती है उससे बहुत ज़्यादा दुख होता है और इससे दुख की बात कुछ नहीं है। वो चाहते हैं कि ये युद्ध बहुत इमीडिएटली बंद हो। लेकिन
वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली अमेरिका भारत को बोलता है कि भारत इस चीज को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। भारत इस यूक्रेन युद्ध में न्यूट्रल रहा है और उसने हमेशा पीस कराने के लिए ही बात करी है। अगर हम देखें जिस तरह से बायलैटरल ट्रेड है भारत और रशिया के बीच, वो $66 बिलियन तो है, लेकिन उसमें इंडिया मेजर इंपोर्टर होने के साथ साथ भारत ज्यादा एक्सपोर्ट करता नहीं है। और वहीं अगर हम कंपेयर करें रशिया और चाइना का बायलैटरल ट्रेड, वो $240 बिलियन तक है और जिसमें चाइना एज ए मेजर एक्सपोर्टर है। तो कहीं ना कहीं भारत को ऐसे सेक्टर डेवलप करने पड़ेंगे जिससे वो रशिया को एक्सपोर्ट कर पाए, जैसे पैसेंजर व्हीकल्स जो चाइना करता है और इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट्स में जो चाइना ने पूरी मार्केट कैप्चर की हुई है। भारत और रशिया के बीच जितने भी इश्यूज हैं वो इनको रिजॉल्व कर लेगा। इसके साथ साथ रशिया और भारत दोनों चाहते हैं कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हो जिसमें अलग अलग अपनी सुपर पावर्स हों और उनका किसी भी एक कंट्रीज का पूरा वर्ल्ड में कंट्रोल ना हो, जिस तरह से अमेरिका का था जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। जितने भारत और रशिया के रिलेशंस अच्छे होंगे, कहीं ना कहीं भारत चाइना को काउंटर करेगा, वरना वेस्टर्न सैंक्शंस लगने के बाद रशिया और चाइना में नजदीकियां आ गई, जो उनके डिपेंडेंसी है रशिया की चाइना पे बढ़ने लगी। कहीं ना कहीं भारत को रशिया का सपोर्ट करना होगा, रशिया की इंपॉर्टेंस समझनी होगी। भारत ने करंट जियोपॉलिटिक्स की सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का डॉक्ट्रिन फॉलो किया है। जो उसके नेशनल इंटरेस्ट में होगा वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में उस तरह से ही डिसीजंस लेगा। रशिया को सपोर्ट करना और वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली यूएसए से डिफेंस और न्यूक्लियर डील स्ट्रेंथन करना वो इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए रशिया हमेशा से भारत का टाइम टेस्टेड फ्रेंड रहा है और रशिया और भारत के बीच जो रिलेशंस है वो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं। दोनों कंट्रीज एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझते हैं। आपका क्या सोचना है कि जो पीएम मोदी की विजिट हुई है और जिस तरह से भारत ने अपना एक स्टैंड बनाया यूक्रेन वॉर में, उसको लेकर आपको क्या कहना है? कमेंट में बताएं।